नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल बोला निकली क्लासेस में आपका फिर से स्वागत हुआ, अभिनंदन है। दोस्तों हमारी पॉलिटिकल की क्लासेस चल रही थी, उसमें हमने कई सारे टॉपिक कर लिए हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था मूल अधिकार। मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं, इसके बारे में हमने दो क्लासें कर ली हैं। हमने इसमें दो अधिकार भी कर लिए हैं, जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उसका वर्णन मिलता था। जैसे 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में धर्म जाति लिंग मूल वचन के आधार पे समान व्यवहार करना, ये भी कर लिया था। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के अवसर में समानता के बारे में बात कर ली थी। और इसके बारे में 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात कर ली थी। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना पाने का अधिकार, 20 में अपराधों को दोष सिद्ध करने का अधिकार बताया था, 21 में आपको बताया था जीवन जीने का अधिकार के बारे में बताया था, 21 का में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बताया गया था। और 22 में मैंने बताया था कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्धि करने का शोषण के बारे में बताया था। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम तीसरे अधिकार की बात करते हैं। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये तीसरा अधिकार है दोस्तों। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 23 व 24 में क्या मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। 23 व 24 में क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी विशेष चर्चा कर लेते हैं। भाग 3 में किसका वर्णन? मूल अधिकारों का। अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक वर्णन। और लिया कहां से गया है, ये बात तो आपको याद रखनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 23, शोषण के विरुद्ध के अधिकारों में किन किन दो अधिकारों में वर्णन मिलता है? 23 व 24 में। तो अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है दोस्तों? मानव के साथ दुर्व्यवहार व बलात्कार। मानव के साथ दुर्व्यवहार व बलात्कार, ये अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि बलात्कार जैसी क्रियाएं या मानव के साथ किसी भी प्रकार का दुराचार का व्यवहार किया जाता है तो किस मौलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 24। अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 24 में बताया गया है बाल श्रम व उद्योगों पर प्रतिबंध। बाल श्रम व उद्योगों पर प्रतिबंध। उद्योगों पर छोटे बच्चों के लिए प्रतिबंध। छोटे बच्चों के काम कराने पर प्रतिबंध। के काम कराने पर प्रतिबंध। दोस्तों ये नाम हमें ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं कि बलात् श्रम किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और बाल श्रम। देखो बलात् श्रम में क्या होता है? बलात्कार जैसी प्रक्रियाएं होती है। और बाल श्रम के अंतर्गत क्या होता है? छोटे बच्चों को कल कारखानों में जैसे बड़े उद्योगों में काम कराने पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। और ये प्रतिबंध कब लगा था? 1 अक्टूबर 2006 को। ये छोटे बच्चों पर मतलब बाल श्रम कब लगा था? 1 अक्टूबर 2006 को क्या लगा था? बाल श्रम की क्या लगी थी? प्रतिबंध लगा था कि बड़े उद्योगों पर छोटे बच्चों को क्या नहीं करा सकते? कोई भी कार्य नहीं करा सकते। जैसे आप आजकल देखते हो, जैसे भी शहरों में क्या होता है, छोटे बच्चों से गिलासों का काम करवाते हैं या कोई भी छोटी मोटी दुकानें होती हैं तो उस पर कोई भी मजदूरी कराने का कार्य करते हैं तो उस पर क्या है? प्रतिबंध है। 1 अक्टूबर 2006 को क्या लगा था? बाल श्रम पर क्या लगा था? प्रतिबंध लगा था। तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन मिलता है। 23 में मानव के साथ दुर्व्यवहार व बलात्कार का वर्णन मिलता है और 24 में बाल श्रम और उद्योगों पर छोटे बच्चों से क्या नहीं करवाना? काम करवाने पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1 अक्टूबर 2006 को लगाया गया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अपना अगला अधिकार पढ़ते हैं। दोस्तों हमने 3 अधिकार कर लिए, शोषण का विरुद्ध अधिकार। अब आगे चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है? अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कहां से कहां तक मिलता है दोस्तों? हमने कहां से कहां तक कर लिया? 22 व 23 कर लिया।
अब आगे 24 से लेकर 24, 25, 26, 27 और 28 में किसका वर्णन मिलता है? धार्मिक स्वतंत्रता के। 23 और 24 तो कर ही लिया हमने। 25 से लेकर 28 तक किसका वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेकर किस तक? 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन मिलता है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में दोस्तों क्या बताया गया है? अनुच्छेद 25 में बताया गया है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। हमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म में की मानने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। मानने की स्वतंत्रता है। मानने की स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी व्यक्ति या समाज में कोई भी व्यक्ति रहता है, वो किसी भी प्रकार का धर्म अपना सकता है। उसे विभिन्न प्रकार के धर्म मानने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। 26 में क्या दिया गया है? धार्मिक कार्यों का आयोजन कराने की स्वतंत्रता। मतलब अनुच्छेद 26 में बताया गया है, अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक कार्य करवाने की स्वतंत्रता। दोस्तों आपको ये यहीं पे ये याद है कि चौथा अधिकार कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको ये चारों अनुच्छेद भी याद रहेंगे कि कोई भी धार्मिक कार्य कराने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक कार्य को करा सकता है। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 26 में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 26 में बताया गया है। अनुच्छेद 27 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 27 में यह बताया गया है कि अनुच्छेद 27 में बताया गया कि धार्मिक वे कर मुक्त होगा। धार्मिक वे क्या होगा? कर मुक्त होगा। धार्मिक वे कर मुक्त होगा। धार्मिक वे क्या होगा? कर मुक्त होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई ट्रस्ट है या संस्था है या मंदिर है, इसमें लगाया हुआ पैसा, जैसे मंदिर में कोई पैसा आता है, हम प्रसाद के रूप में कोई पैसा चढ़ाकर आते हैं, तो उस पे क्या नहीं लगेगा? मंदिर में किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। जैसे संस्था में कितने भी रुपए आप जमा करा सकते हो, उसमें क्या नहीं लगेगा? किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स से मुक्त है ये। जो भी धार्मिक संस्थाएं जो जितनी भी होती हैं, वो क्या होगी? टैक्स, सरकार के टैक्स से क्या होगी? मुक्त होगी। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 27 में बताया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 28 में। राज्य में शैक्षणिक निकाय द्वारा, अनुच्छेद 28 में यह बताया गया है, राज्य की शैक्षणिक या राज्य में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। धर्म विशेष की किसी भी प्रकार की धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। नहीं दी जाएगी। दोस्तों क्या बताया गया है? अनुच्छेद 28 में यह बताया गया है कि राज्य में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा किसी भी प्रकार की धर्म विशेष की क्या नहीं दी जाएगी? शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 28 में बताया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा अधिकार है। इसमें 25 से लेकर 28 तक क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। इसमें यह बताया गया है अनुच्छेद 25 में किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के मानने की क्या है? स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 26 में यह बताया गया है कि धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता, सभी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान कराने की क्या है? स्वतंत्रता हमारे संविधान के अनुच्छेद 26 में दी गई है। अनुच्छेद 27 में यह बताया गया कि धार्मिक वे क्या होगा? ट्रस्ट, जैसे ट्रस्ट वगैरह जितनी भी सरकारी संस्थाएं होती हैं, वो क्या होंगी? सरकार के कर से मुक्त होंगी। बात करते हैं 28 में यह बताया गया है कि राज्य में किसी भी प्रकार के धार्मिक धर्म विशेष की क्या नहीं दी जाएगी? शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी शिक्षण संस्थान है उसमें किसी भी प्रकार के धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह बताया गया है अनुच्छेद 28 में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं।
दोस्तों हमने चार मूल अधिकारों की बात कर ली है। अगला पांचवा मूल अधिकार करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार हमने 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की बात करनी थी। उसमें से हमने कितने मूल अधिकार 12 से लेकर 28 तक अनुच्छेदों की बात कर ली है। बात करते हैं इसका वर्णन। संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29 व 30 में मिलता है। अनुच्छेद 29 व 30 में किसका वर्णन मिलता है? संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 29 में बताया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अपनी भाषा व लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार। अनुच्छेद 29 में बताया गया है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा व लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार। दिया गया है। अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक के जितने भी वर्ग हैं उसको अपनी भाषा को सुरक्षित रखने व लिपि जो भी है उसको सुरक्षित बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये किसमें किया गया है? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 30 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अल्पसंख्यक वर्ग है जो भी है वो क्या कर सकता है? अपने वर्ग की सुरक्षित करने के लिए शिक्षण संस्थान की खोलने की स्थापना कर सकता है। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 30 में बताया गया है। दोस्तों हम बात करते हैं आगे अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे के जो बचे हुए अनुच्छेद हैं 31 से लेकर 30 तक तो यहीं पे हो गए, आगे 30 से लेकर 5 अनुच्छेद उसके बारे में। दोस्तों हमने मूल अधिकारों में हमने अनुच्छेद 12 से लेकर 30 तक चर्चा कर ली है। 31 को निरस्त कर दिया गया है। निरस्त करने वाला अधिकार कौन सा था? संपत्ति का मूल अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है और उसे अनुच्छेद 300 में कानूनी श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों बात करते हैं हम लास्ट हमारा जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये छठा मूल अधिकार है। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में मिलता है। अनुच्छेद 32 में किसका वर्णन मिलता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन मिलता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। आत्मा व हृदय कहा है। दोस्तों इसमें क्या है? अनुच्छेद 32 में क्या कर सकता है? 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं। उसके नाम लिख लो। रीटों के नाम क्या है? पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों ये पहली रीट है। इसमें 5 प्रकार की क्या कर सकते हैं? इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए मूल अधिकारों का यदि हनन होता है तो उसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए 5 प्रकार की रीटें जारी होती हैं। पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रीट है परमादेश, तीसरी रीट है प्रतिषेध और चौथी रीट है अधिकार पर्चा। ये क्या है? चौथी रीट है अधिकार पर्चा और 5वीं रीट है उत्प्रेषण।
इस बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के सामने पेश करना। परमादेश है कि हम आदेश देते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। प्रतिषेध का मतलब यदि अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय के तहत भेजना। यदि दोस्तों बात करते हैं राज्य में मूल अधिकारों का हनन होता है तो किसके तहत ये 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है, तो राज्य में अनुच्छेद 266 के तहत ये 5 रिट क्या की जाती है, जारी की जाती है। राज्य में अनुच्छेद 266 के तहत उच्च न्यायालय में ये 5 प्रकार की क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। बात करते हैं मूल अधिकारों का आत्मा। मूल अधिकार की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं, मूल अधिकार की आत्मा, अधिकार की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं, किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 21 को क्या कहा जाता है, मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है दोस्तों अनुच्छेद 21 को। दोस्तों इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि भीमराव अंबेडकर नाम ना आए और ये पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार की आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 21 को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर नाम आ जाता है तो संविधान की आत्मा किसे बताया गया है, अनुच्छेद 32 को बताया गया है। और एक यही पूछ लिया जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम उसके बाद में अनुच्छेद 33, 34 और 35 को पढ़ेंगे। दोस्तों आगे हम बात करते हैं मूल अधिकारों के। हमने 6 मूल अधिकार पढ़ लिए हैं, वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अनुच्छेद 33, 34 और 35 के बारे में और चर्चा करते हैं। जैसे 12 में मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया था और उसकी रूपरेखा के बारे में बताया गया था, उसी प्रकार 33 में क्या बताया गया है, सेना के मूल अधिकार। इतने देर तो क्या थे, नागरिकों के जो मूल अधिकार थे उसके बारे में चर्चा की गई थी। अनुच्छेद 33 में बताया गया है कि सेना के जो मूल अधिकार है, सेना के मूल अधिकार, जो हमारी भारतीय सेना है उसके मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। सेना के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। सेना के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है कि सेना के कौन कौन से मौलिक कर्तव्य बनते हैं। यदि शासन प्रक्रिया में आपातकाल लग जाता है तो सेना का शासन हो जाता है, तो उसमें किस प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं उसके बारे में यहाँ पर क्या की गई है, चर्चा की गई है अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 34 के बारे में वर्णन मिलता है, मार्शल लॉ लागू हो जाता है। मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो कौन कौन से मूल अधिकार हमारे संविधान में निरंतर रूप से जारी रहेंगे, तो मार्शल लॉ लागू होने पर अनुच्छेद 20 व 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 व 21 को कभी भी भारतीय संविधान में कभी भी निलंबित नहीं किया जाता। निलंबित नहीं किया जाता, मतलब और सभी मौलिक अधिकार क्या है, स्थगित हो जाते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 व 21 है वो मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होते। क्योंकि अनुच्छेद 21 में मैंने क्या बताया था, प्राण एवं जीवन जीने का अधिकार है, और 20 में बताया था गिरफ्तारी के निषेध के बारे में मैंने बताया था, ये चर्चा की थी हमने 20 व 21 में। इसीलिए तो अनुच्छेद 21 को क्या कहा जाता है, जीवन जीने के अधिकार है, इसीलिए तो अनुच्छेद 21 को मूल अधिकारों की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। बात करते हैं अनुच्छेद 35 में। अनुच्छेद 35 में क्या है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संसद कानून बनाने का कार्य करेगी। संसद कानून बनाने का कार्य करेगी, कानून बनाने का कार्य करेगी। दोस्तों ये अनुच्छेद 35 में बताया गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संसद क्या करेगी, कानून निर्माण का कार्य करेगी। ये थे हमारे 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार। दोस्तों बात करते हैं कि मूल अधिकार लिए कहां से गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, भाग 3 में लिए गए हैं। भाग 3 को क्या कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या मिलता है, इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद 33 में यह बताया गया कि सेना के मूल अधिकार कौन कौन से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के बारे में बताया गया है। और संसद कोई भी कानूनी रूप से परिवर्तन करना चाहे तो
ये संसद का अधिकार है। दोस्तों हमने इसमें 3 केसों की बात की थी, जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद, उसके बारे में बात की थी, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद और मिनुआ बनाम केरलवाद। गोलकनाथ बनाम केरलवाद 1967 में हुआ था। उसने कहा था कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये बताया गया था गोलकनाथ बनाम। इसके बाद में आई थी केशवानंद भारती बनाम। केशवानंद भारती बनाम 1973 में आई थी। उसमें यह बताया गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, परिवर्तन तो कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे को नहीं में कोई परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं कर सकती। यही बात चर्चा की है हमने अनुच्छेद 35 में कि संसद क्या कर सकती है, उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें परिवर्तन कर सकती है, परंतु मूल ढांचे में किसी प्रकार का क्या नहीं कर सकती, कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। और एक आया था मिनो बनाम 1983 में, उसके बारे में भी हमने क्या कर लिया, चर्चा कर ली है। दोस्तों बात करते हैं मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकारों में हमने ये 3 केस याद कर लिए हैं। इसके बाद जो भी जैसे भी जितने भी मूल अधिकार थे, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में हमने संपूर्ण रूप से चर्चा कर ली है। इसके बाद में हमारा जो भी अगला टॉपिक होगा वो होगा नीति निर्देशक तत्व होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक जो मैं पॉलिटिकल में पढ़ा रहा हूँ ये आपको अच्छे लग रहे होंगे। यदि अच्छे लग रहे हैं तो अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपका ये चैनल जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके और कई जरूरतमंद विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।